नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि वास्तव में पृथ्वी कैसे कैसे गति करती है, पृथ्वी का झुकाव कितना है, कैसे दिन और रात होते हैं, कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इन सारे के सारे विषयों पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि वहीं से हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में कहाँ से और किस प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? ऑप्शन ए है 22 जून, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी है 21 फरवरी। चलिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझना। यदि इस चीज़ को आप आसानी से समझ जाते हो तो सारे के सारे प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है। ये मान के चलते हैं कि हमारी गोलाकार पृथ्वी है। इसमें हम लोग 3 रेखाएं बनाएंगे। एक तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, और एक उत्तर में ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये वाली दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह 21 जून को पड़ता है, 21 जून को पड़ता है। और जब यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, और जब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है तो यहाँ पर शीत ऋतु होता है। और जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होता है वहीं पर ग्रीष्म अयनांत होता है, यह सबसे बड़ा दिन होता है, और जब दिन सबसे बड़ा हो जाएगा तो रातें छोटी होंगी। दूसरे नंबर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें जो पड़ती है, यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पर पड़ता है 23 सितंबर को। ठीक है, और जब यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ता है तो इस समय समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो होती है वह बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें जो पड़ती है ये पड़ता है 22 दिसंबर को। कब पड़ता है? तो ये पड़ता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अब 22 दिसंबर के बाद फिर सूरज की सीधी किरणें उत्तर में जाती है तो 21 मार्च को एक बार फिर से सूरज की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ता है उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा पर, और एक बार पुनः समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि जो होती है वह बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेगी तभी समूचे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी। तो हम लोग विकल्प में ढूंढेंगे कि 21 मार्च या 23 सितंबर है क्या। तो देखते हैं, तो इसमें देखोगे तो ऑप्शन बी में है 23 सितंबर। इसका मतलब यह है कि पहले का उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विषुव वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। कहने का मतलब यह है दिन और रात बराबर होने की दशा को ही कहा जाता है विषुव। और ये पूछा गया है कि विषुव की दशा कब कब घटती है। तो सीधी सी बात है, जब सूरज की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो विकल्प में देखते हैं कि 21 मार्च 23 सितंबर है क्या। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन ए में ही है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका मतलब ये है कि दूसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर होती है, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तर की ओर या जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर जो होता है वह बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये है कि तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तो तीसरे का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा। अब हम लोग देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय मतलब 21 जून के समय की बात कर रहा है, क्योंकि कर्क संक्रांति कब होता है? जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ता है। इसका मतलब 21 जून की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर होगा? नहीं, कर्क रेखा पर तो सबसे बड़ा दिन होगा, लगभग 13 से 14 घंटे का दिन पाया जाता है। मकर रेखा पर होगा? नहीं, वहाँ तो सबसे छोटा दिन पाया जाएगा। आर्कटिक वृत्त पर होगा? नहीं होगा। नंबर डी है, विषुवत रेखा पर होगा। तो सीधी सी बात है, विषुवत रेखा पर तो साल के 12 महीने 12 घंटे का ही दिन पाया जाता है। इसका मतलब ये है चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? तो चौथे का ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है।
ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। तो सीधी सी बात है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्या पूछा गया है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, तो सीधी सी बात है 22 दिसंबर को। कौन सा विकल्प है? ऑप्शन बी, पांचवे का हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। ठीक है, हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ध्यान दीजिएगा, वैसे देखा जाए तो ये सवाल थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें यह नहीं पूछा गया है उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है या दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं, इसलिए यदि उत्तरी एवं दक्षिणी शब्द का प्रयोग ही ना करें और ये पूछ ले सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो हम लोगों को जो उत्तर देना है वह उत्तरी गोलार्ध को ही आधार मानकर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम लोग उत्तर देंगे वह उत्तरी गोलार्ध को ही उत्तर आधार मान कर देंगे। तो यहाँ पर दिया गया वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन हम कब मानेंगे? 21 जून को। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन बी 21 जून। ठीक है, छठे का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो हम लोग कहेंगे 22 दिसंबर को होता है। तो सातवें का कौन सा सही हो जाएगा? सातवें का हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर, मतलब सातवें का भी ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में कब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ध्यान दीजिएगा, कब छोटी होती है? जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तब जो आपकी छाया बनेगी वो छोटी बनेगी, और जब सूर्य की सीधी किरणें तिरछी पड़ेंगी इसका मतलब है छाया आपकी जो होगी वह बड़ी बनेगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी, इसका मतलब है सूरज की सीधी किरणें कब पड़ेंगी ये पूछ रहा है। तो सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ेंगी? 21 जून को पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आठवें का कौन सा सही हो जाएगा? तो आठवें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवें का हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देखते हैं नौवा है, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। अब फिर देखिए यहाँ पर सवाल वही घुमा दिया है, इसमें उत्तरी या दक्षिणी शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है कि उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है कि ग्रीष्म अयनांत कब होगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब उत्तरी या दक्षिणी शब्द का प्रयोग न करें तो हम लोग उत्तरी को आधार मानकर करेंगे। इसका मतलब ग्रीष्म अयनांत कब बताएंगे? 21 जून को बताएंगे। ग्रीष्म अयनांत का मतलब ग्रीष्म ऋतु कब होगा। ठीक है, तो ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है तो हम लोग कहेंगे 21 जून को। इसका मतलब ये है नवे का हो जाएगा डी। नवे का कौन सा हो जाएगा? तो नवे का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 10वां प्रश्न है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है? 21वीं जून को मतलब 21 तारीख को क्या कह रहा है? सीधी सी बात है, मैंने बताया जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। और जब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है ना, तो इस समय ध्रुवीय क्षेत्रों में भी 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात पाई जाती है। इसका मतलब है कि इस समय ध्रुवीय क्षेत्रों में दिन डूबता ही नहीं है, रात के समय भी दिन होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? 10वें का सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 10वें का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग देखते हैं 11वां है, अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? ये पूछ रहा है जो पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वह किस गति से करती है? वह है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का भी हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम लोग 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष से झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष से, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्षा क्षैतिज तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका मतलब अपने लंबवत अक्ष से कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12वें का। अब हम लोग 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, दिन और रात होते हैं। तो मैंने बताया था कि दिन और रात जो होते हैं वह पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण। जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ेंगी वहाँ पर दिन होगा, उसके पीछे रात होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 13वें का कौन सा होगा सही? तो 13वें का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम लोग 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, यदि हमारी पृथ्वी झुकी हुई ना होती तो, हमारी पृथ्वी जो इतना झुकी हुई है, यदि हमारी पृथ्वी ये झुकी हुई ना होती तब क्या होता? तो सीधी सी बात है, विकल्प देखते हैं। दिन और रात नहीं होता, नहीं।
भाई घूर्णन गति कर रही है तो झुकी हुई होती या ना होती, दिन और रात तो होता, इसका मतलब ये तो नहीं सही होगा। ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, हाँ अगर झुकी हुई ना होती तो ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होता, ये सही है। दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होता, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब ये है कि 14वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 14वें का कौन सा सही हो जाएगा? 14वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम लोग देखते हैं 15वां। 15वां है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, नहीं गलत है। दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है, ये भी गलत है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, ये भी गलत है। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसका मतलब ये है कि 15वें का डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या विकल्प दिया है? 365.25 दिन। भाई चाहे 6 घंटे कहें या एक दिन का चौथाई हिस्सा कहें, 0.25 कहें, इसका मतलब ये है 16वें का हो जाएगा ऑप्शन सी। 16वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वां हम लोग देखते हैं। 17वां है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में, इसको यहाँ से लेकर पूरा घूमने में, ध्यान दीजिएगा वैसे तो हम लोग 24 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट समय है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि 17वें का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 17वें का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में। कहने का मतलब जब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं या यहाँ पर पड़ते हैं, जब यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ पर जब रात होनी चाहिए उस समय भी सूर्योदय होता है, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात पाई जाती है। इसका मतलब जो रात होना चाहिए तब भी दिन होता है। जब सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती हैं तो यहाँ पर जब रात होना चाहिए तो यहाँ पर भी दिन होता है। इसका मतलब यह है कि आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। कौन सा सही हो जाएगा? 18वें का सही हो जाएगा सी। ठीक है, 18वें का सही हो जाएगा सी। अब हम लोग 19वां देखते हैं। 19वां है यदि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना बंद कर दे तो क्या होगा? यदि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना बंद कर दे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होगा, हाँ दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होगा, सही है। वर्ष नहीं होंगे, सीधी सी बात है, ये यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँचती है तो उसी को एक वर्ष कहा जाता है, वर्ष भी नहीं होगा। ऋतु में परिवर्तन नहीं होगा, सीधी सी बात है, एक ही जगह पर घूमेगा तो ऋतु में परिवर्तन भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि 19वें का सही हो जाएगा डी। 19वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 19वें का सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो ध्यान दीजिएगा, मध्यरात्रि सूर्य का मतलब यह है कि जब ध्रुवीय क्षेत्रों में रात होना चाहिए उस समय भी सूर्य की प्रकाश दिखाई देती है, उसी को कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य। तो ऑप्शन ए है सांध्य प्रकाश, ऑप्शन बी है उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। यही तो है भाई, जब यहाँ पर रात होना चाहिए उस समय भी सूर्य वहाँ पर सूर्योदय होता है, क्योंकि वहाँ पर 6 महीने का दिन होता है। तो जब रात होना चाहिए उस समय भी दिन होता है, तो उसी को तो कहा जाता है मध्यरात्रि का सूर्य। इसका मतलब ये है कि 6ठे का सही हो जाएगा, 20वें का सही हो जाएगा सी। 20वें का हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं 21वां। 21वां है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सीधी सी बात हम लोग जानते हैं कि भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो उत्तरी भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। देखते हैं कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी 21वें का। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब 22वां है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? अब वही पूछ लिया, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और कब होगा? 21 जून को। इसका मतलब 22वें का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 23वां। 23वां प्रश्न है 21 जून को शीतकालीन अयनांत होता है। 21 जून को शीतकालीन अयनांत का मतलब क्या है? जहां पर शीत ऋतु होगा वहीं पर शीत अयनांत होगा 21 जून को। 21 जून को यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ रही है तो यहाँ पर तो ग्रीष्म अयनांत होगा, तो यहाँ पर शीत अयनांत होगा। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में।
तो 21 जून को शीतकालीन अयनांत कहाँ पर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। इसका मतलब है कि 23वें का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 24वां है 23 सितंबर को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है खगोलीय विषुव, ऑप्शन बी है शरदकालीन विषुव, ऑप्शन सी है शीतकालीन विषुव, ऑप्शन डी है बसंतकालीन विषुव। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी विषुव की दशा है, ये भी विषुव की दशा है, लेकिन इसे कहा जाता है शरदकालीन विषुव। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शरदकालीन विषुव और इसे कहा जाता है बसंत विषुव। तो इसमें शरदकालीन विषुव कौन सा है? 24वें का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 25वां प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, मतलब पृथ्वी के सतह से जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वह नीचे क्यों नहीं गिरता, इसके बारे में पूछा गया है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, नहीं, वो तो रहता ही है। उतनी दूर पर अस्तित्वहीन हो जाता है, नहीं। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, नहीं। उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो 25वें का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये थे पृथ्वी की गतियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी हम लोग भूगोल की श्रृंखला को आगे ऐसे जारी करते रहेंगे। धन्यवाद।